नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और हॉट टॉपिक आज अपने नाम को साबित कर देगा। विषय ऐसा है, रोज हॉट टॉपिक में दिन के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, लेकिन दिन में 5-6 महत्वपूर्ण खबरों में से कोई एक खबर होती है हॉट टॉपिक। लेकिन आज जो खबर है, ये साल की, 6 महीने की, 5 साल की, 1 दशक की, या हो सकता है 100 साल की। कुछ लोग इसको बड़ी खबर कह लें। 100 साल मनाया जा रहा है ना संघ का। संघ के एक प्रचारक ने, एक्स प्रचारक ने, और बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक ने 1990 के दशक से संघ के प्रचारक की भूमिका में रहे हो, उन्होंने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जितने मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, उन सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हेमंत भाई को ले आइए, तभी उस चिट्ठी में क्या लिखा है उसकी झलक दिखाएं। स्वागत है हेमंत भाई। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, कल्पना किया है कभी आप? मोहन भागवत की जांच हो, किस मामले में? इसलिए नहीं कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए नहीं कि खाता नहीं है, बैंक खाता नहीं है, इसलिए नहीं कि उनका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, उनका लिंक बम ब्लास्ट से है। सन 2000 का बम ब्लास्ट, 2002 का, बहुत सारी डिटेल है भैया। और संघ के एक्स प्रचारक की यह मांग है कि भागवत की जांच हो। भागवत ही नहीं, भागवत, इंद्रेश कुमार, वो मुस्लिमों के साथ कई बार आप वार्ता करते देखते होंगे, बहुत पुराना आदमी है इंद्रेश कुमार, इन सब की भूमिका की जांच हो बम ब्लास्ट के मामलों में। आरएसएस, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इनको आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर हो ये आतंकी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम नहीं कह रहे। संघ के स्वयंसेवकों की सरकार में संघ के प्रचारक का ये कहना है, और संघ का प्रचारक स्वयंसेवकों से बहुत ऊपर होता है। संघ में जिस भी पायदान पर लोग हैं, भागवत भी कभी प्रचारक थे, अडवाणी भी कभी प्रचारक थे। जब अडवाणी प्रचारक हुआ करते थे तो भागवत पहली बार संघ की शाखा में गए थे। राजस्थान में उस दौर में प्रचारक हुआ करते थे अडवाणी, तब ये पहली बार शाखा में गए थे। तो आज हम और हेमंत भाई दोनों कुछ नहीं कहेंगे। आज संघ का प्रचारक जो कहेगा वही हम आपको बताएंगे, जो कह रहा है वो बताएंगे, सुनाएंगे। हेडलाइन ले आइए, 1-2 हेडलाइन है वो देख लीजिए, बाकी डिटेल सुनिएगा सब आप हेमंत जी से। हेडलाइन लाइए, एक्स आरएसएस वर्कर डिमांड्स टेरर लेबल फॉर आरएसएस, वीएचपी एंड बजरंग। टेरर लेबल मतलब इन पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दीजिए अमित शाह जी। नीचे नाम भी है, देखिए, यशवंत सहदेव शिंदे, एन आरएसएस प्रचारक फ्रॉम 1990 अंटिल ही क्विट। 1990 से प्रचारक था, जब तक छोड़ा नहीं। सेंट लेटर्स दिस मंथ टू यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एंड कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे। He calls for declaring RSS, VHP and Bajrang Dal terrorist organizations and investigating leaders like Mohan Bhagwat for alleged 2000s bomb blasts. Sindh's 2022 affidavit described RSS VHP meetings, planning explosions, and his own 2003 bomb training under VHP's Milind Parande ties to the 2006 Nanded case where courts acquitted all involved. अब इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन ध्यान रखिएगा। ये जो सिंधेज 2022 affidavit described RSS VHP meeting, planning explosions and his own 2003 bomb training under VHP's मिलिंद पांडे, उसने अपना भी एग्जाम्पल दिया है कि 2003 में उसे भी ट्रेनिंग दी गई थी। किस चीज की? बॉम्ब ट्रेनिंग।
ये बहुत ही गंभीर है और देश की मीडिया से गायब है खबर, हटा दीजिए। पूरे देश की मीडिया से गायब है ये खबर, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर बन सकती है। द ऑब्जर्वर पोस्ट ये उन्हीं मीडिया हाउसेज पे छपी है जिनको मतलब जो इररिलेवेंट सी हैं, जिनको कोई पढ़ता नहीं, वहीं पे छपी है। ऑब्जर्वर पोस्ट, फॉर्मर आरएसएस वर्कर डिमांड्स आरएसएस वीएचपी एंड बजरंग दल बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, हो गया ना। अगली हेडलाइन लाइए। या तो उन मीडिया हाउसेज पे छपी है जिन्हें संघ और भाजपा का सिस्टम देखना नहीं चाहता, जैसे ये दबाए। फॉर्मर आरएसएस वर्कर डिमांड्स आरएसएस वीएचपी बजरंग दल बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आगे चलिए, अब हिंदी पे आ जाते हैं। आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता ने की संघ विहिप और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग। और आगे चलिए, थोड़ा सा डिटेल अंदर का हम दिखा दें, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आरएसएस के पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2000 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आगे चलिए, ये पहला वाला बाद में लगाए, चलो कोई बात नहीं। आरएसएस के पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। अपने पत्र में शिंदे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2000 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बस अब हटा दीजिए, इसमें 2003 वाला हिंदी वाले नहीं है, वो सब चलो हेमंत भाई समझेंगे। 2003 में उसे भी परांडे ने उसे भी बरांडे में बिठा करके सिखाया था, ऐसा कुछ है उसमें लिखा हुआ। हेमंत भाई, ये मुझे लगता है, मैं तो इसे अगर कहा जाए कि 100 साल के 10 महत्वपूर्ण खबरें, अब 100 साल से नीचे की हम बात कर नहीं सकते, उससे ऊपर की बात करने लायक अभी एनजीओ हुआ नहीं है, तो 100 साल की ही बात करूंगा। 100 साल की 10 महत्वपूर्ण खबरें, तो 10 में इसको आप कहाँ रखोगे? ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन दुर्भाग्य है, सवाल का ये भी मेरे हिस्सा है, देश के किसी मीडिया हाउस में, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, किसी में भी, बड़े छोड़ दो आप, जो छोटे हैं उनमें भी नहीं है भाई खबर, उनमें भी नहीं है। हाँ आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, देश में लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया क्यों जरूरी है, आपकी ये एक खबर द वायर ने जो आज ब्रेक की है उससे स्पष्ट होता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया की क्या भूमिका देश के ओवरऑल नैरेटिव में और लोकतंत्र में किसी संस्था के प्रति जवाबदेही की क्या स्थिति हो सकती है। साधुवाद है वायर के एडिटर्स को भी, फाउंडर्स को भी, सबको, जो वो ये जानकारी कम से कम लोगों के सामने लेकर के तो है, और सारी की सारी चीजें डेट वाइज है, क्रोनोलॉजिकल है, कोई हवाई फायर नहीं है, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन एफिडेविट सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। ऐसे नहीं है कि हवाई फायर कर दिया, आप मुझसे नाराज हो गए, आपने ताड़ दी 4 पेज की चिट्ठी, ये नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं जो उन्होंने चिट्ठी में मेंशन की हैं, ये बाकायदा एफिडेविट पे कोर्ट में दी गई, और उसके बेसिस पे अब दोबारा से चिट्ठी लिखी गई है ये गृह मंत्री अमित शाह जी को और कर्नाटक के गृह मंत्री को। वो व्यक्ति जो आरएसएस का पार्ट एंड पार्सल रहा, जो आपने कहा कि एक कार्यकर्ता नहीं, एक स्वयं सेवक नहीं, एक प्रचारक के तौर पर, प्रचारक इज ए फुल टाइमर, ठीक, और वो आरएसएस की हायरार्की में बहुत बड़ा आदमी होता है प्रचारक। पूरे देश को आज की तारीख में प्रचारक ही चला रहे, 22 राज्यों का जो डबल इंजन जिसको आप बताते हो, पूरे देश का जो सिंगल इंजन, ऐसा इंजन है जो पता ही नहीं किस तरफ चल पड़े, उस सारे को ये इंजन ही चला रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो यशवंत सहदेव शिंदे, ये 90 से आरएसएस का प्रचारक है,
1990 से आज क्या है 2026, 36 साल। और उसकी पहली बार आंख कब खुली? जब उसको बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, और खुद स्वीकार कर रहा है, जांचें हुई, सब कुछ हुआ, सब चीजों पे वो हुआ, और आखिर में क्लीन चिट दे दी गई। ये जो चीज देखने की है ना कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, कहां से शुरू होता है, कहां खत्म हो जाता है, और मुद्दे खत्म हो जाते हैं, सवाल जवाब बचते ही है। तो ये जो चिट्ठी लिखी है ये अपने आप में आई ओपनर है। और जो शिंदे ने जो कुछ कहा है उसमें मैं और आप कोई एक शब्द जोड़ना या घटाना नहीं चाहेंगे। जो कुछ है वो सीधा सीधा बता दे दर्शकों को, दर्शक अपने आप तय कर ले। हमारी तरफ से इसमें कोई वाक्य नहीं है। जो तथ्य है, जो क्रोनोलॉजी है, जो भी कंटेंट है, सारा उनका है। तो शिंदे ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन घोषित करने और मोहन भागवत जैसे नेताओं के खिलाफ 2000 के दशक में हुए कथित बम विस्फोटों के मामलों की जांच करने की मांग की। 2022 के हल्फनामे में शिंदे ने दावा किया कि आरएसएस वीएचपी की बैठकों में विस्फोटकों की योजना पर चर्चा होती थी। यह भी दावा किया कि वर्ष 2003 में वीएचपी के मिलिंद परांडे के अधीन उन्होंने स्वयं बम बनाने ऑब्लिक विस्फोट करने का प्रशिक्षण लिया था। इन दावों को 2006 के नांदेड़ मामले से जोड़ा गया है, जिसमें अदालतों ने मामले में शामिल सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया था। शिंदे का ये जो आरोप है, इसको लेकर के जो आपकी जो वर्चुअल स्पेस भी है, जो सोशल मीडिया में, क्योंकि मुख्य धारा में तो आपको पता ही कोई एक लाइन छापने का स्कोप है, तो सोशल मीडिया पे जब गया तो ये सुबह का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज सुबह से सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कि आरएसएस का प्रचारक आरएसएस को ही बैन करने और आतंकी संगठन करने की बात कर रहा है, तो अपने आप में ये स्वाभाविक तो था ही। अब जो वो कह रहे हैं वो तो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करके पूछताछ कीजिए। कौन करेगा गिरफ्तार? सारी पैरामिलिट्री वो तो सल्यूट करती है उनको, उनकी सिक्योरिटी डिटेल के अंदर है। ही इज ए Z+ प्रोटेक्टिव। वो जहां भी देश में जाते हैं वो स्टेट गेस्ट है, कौन अरेस्ट करेगा उनको? लेकिन खबर बड़ी, जो भी बात कही है वो खबर तथ्यों के आधार पर अगले ने दावा किया है, एफिडेविट पे दिया गया है। तो जो हमने पत्रकारिता सीखी है वो ये है कि जो भी कंटेंट है वो दर्शकों के सामने ला दिया जाए। क्या सच है क्या झूठ है ये या तो अदालतें तय कर ले या दर्शक तय कर ले अपनी बुद्धि से। तो उसी डिस्क्रिप्शन के साथ बेसिकली क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज कई वर्षों से जो चला आ रहा है उसका अभियान है, उसकी एक नवीनतम जिसको आप कहते हैं वो कड़ी है, जिसमें वो 2000 के दशक में हुए कई बम विस्फोटों में हिंदुत्ववादी दक्षिण पंथ से जुड़े लोगों की भूमिका के आरोप निरंतर लगा रहे हैं, लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अदालतों और जांच एजेंसियों ने जांच की थी, लेकिन आखिरकार लोगों को बरी कर दिया गया। वो पूरी क्रोनोलॉजी है इसमें। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के समक्ष दिए अपने हल्फनामे में शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया जिसमें आरएसएस और विहिप के सदस्यों, जिनमें वर्तमान विहिप महासचिव मिलिंद परांडे भी शामिल थे, ने देश भर में सिलसिलेवार बम विस्फोटों की कथित योजना बनाई थी। आगे चलिए। हल्फनामे में शिंदे ने दावा किया कि 2003 में परांडे के मार्गदर्शन में करीब 20 अन्य लोगों के साथ उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आशीष चित्रांशी को दिया गया या नहीं दिया गया वो मेरा दावा गलत हो सकता है, लेकिन मुझे दिया गया, मैं कह रहा हूं, एफिडेविट पे कह रहा हूं, इसका मतलब समझते हैं आप? मुझे सजा हो सकती है, मुझे सजा हो सकती है। आपने मुझे बम बनाने का प्रशिक्षण दिया, आप दोषी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लिया, मैं भी कम दोषी नहीं हूं। एक सिविलियन होने के नाते मुझे ऐसी ट्रेनिंग बैंड है, नहीं ले सकता मैं। इसका मतलब समझिएगा कि वो व्यक्ति केवल आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, वो खुद को भी कल्पेबल बना रहा है ये कह करके कि 2000 में उसको भी प्रशिक्षण दिया गया था। जो ये हल्फनामा जिसकी मैंने आपको बात आई, अप्रैल 2000 के विस्फोटक मामले में उस समय चल रही सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया। घटना में कथित आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राजकोंडवार के घर हुए विस्फोट में, ध्यान से सुनिएगा आप, आरएसएस कार्यकर्ता के घर हुए विस्फोट में उनके बेटे नरेश और एक अन्य व्यक्ति हिमांशु पानसे की मौत हुई थी। हिमांशु पानसे के बारे में बताया गया कि वह विहिप से जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने इसे बम तैयार करने की कार्रवाई भी बताया था और आशंका जताई थी कि इसका उद्देश्य औरंगाबाद की किसी मस्जिद को निशाना बनाना हो सकता था। शिंदे ने इस मामले में गवाह बनाए जाने की मांग की।
तत्कालीन ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश AR धमेजा ने शुरू में उन्हें उनके हलफनामे पर विचार किया, लेकिन अगली सुनवाई से पहले उनका अचानक तबादला हो गया। अब समझे कुछ या कुछ और बताऊं? महाराष्ट्र का ही कुछ और बता दूं? एक और जज थे लोया साहब। इसके बाद नए न्यायाधीश ने शिंदे की गवाह बनाए जाने की अर्जी ही खारिज कर दी। 4 जनवरी 2025 को नांदेड़ की एक अदालत ने मामले में जीवित बचे सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। उस समय दिए गए इंटरव्यूज में शिंदे ने यह भी दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में गुप्त अभियानों और भारत में ऐसे बम धमाकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया था जिन्हें बाद में एक कथित वर्ग के सिर मढ़ा जा सके। आप समझ गए होंगे किसके सिर मढ़ा होता है। उनका आरोप था कि उनके साथ प्रशिक्षण लेने वाले कुछ लोगों ने 2003-4 में जालना, पूर्णा और परभणी में भी धार्मिक स्थलों पे बम धमाके किए थे। मैं जान के धार्मिक स्थल को अवॉइड कर रहा हूं नाम लेना उसका, समझ जाएंगे लोग। हालांकि सीबीआई की शुरुआती जांच में दावों का समर्थन करने के लिए मजबूत सबूत होने का दावा किया गया था, लेकिन जब ये मामले अदालत के सामने आए तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के तहत सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए। जो सीबीआई पहले ये कह रही थी कि तथ्यों के ऊपर ये काम किया जा सकता आगे है और ये भरोसे लायक है, उसी में ये हुआ। आरएसएस और विहिप में शिंदे द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर उनकी पहली बार सामने आने के बाद से पिछले 4 वर्षों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, नॉट ए वर्ड। मैं आशीष चित्रांशी को आतंकी कह रहा हूं, आतंकी संगठन कह रहा हूं, डेट्स बता रहा हूं, समय बता रहा हूं, जगह बता रहा हूं, और आप चुप हैं। चुप क्यों हैं? 4 साल से चुप हैं। क्या कहिएगा? नांदेड़ अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद विहिप ने इस फैसले को कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा बताया था। अलग से अप्रैल 2026 में जब आरएसएस की तुलना अमेरिका के श्वेत वर्चस्ववादी संगठनों से किए जाने के बारे में सवाल पूछा गया था, तब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने वाशिंगटन में कहा था कि आरएसएस का कू क्लक्स क्लान के जिसको आप बोलते हैं से कोई संबंध या समानता नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को अक्सर गलत तरीके से हिंदू वर्चस्ववादी या मुस्लिम विरोधी संगठन के रूप में पेश किया जाता है, और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो सारी चीजें, लंबी चौड़ी कहानी है इसके अंदर, बहुत लंबी कहानी। कुल मिलाकर के परिस्थिति ये है कि मैंने आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए और आप उन पर चुप्पी साधे घूम रहे हैं, और उसके बाद राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम, नए नए कानून बनाते हैं, संसद में क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते। अपने जो मंगल मिलन हो रहा है एनडीए का, उसमें वंदे मातरम के नारे ऐसे लगाते हैं जैसे कभी ये जय श्री राम के लगाया करते। तो अब जय श्री राम का तो पता लग गया कि प्रभु श्री राम का चंदा भी चढ़ा हुआ था, उसको भी डकार गए, तो वहां से गड़बड़ हुई। तो अब यहाँ जय अपने वंदे मातरम का आज देखा होगा आपने हाउस में किस तरीके से, और पहली बार एनडीए संसदीय दल की मीटिंग का वीडियो सामने आया, क्या करते हुए, वंदे मातरम। मतलब एक पूरा जो जज्बा जिसके साथ जो सीन क्रिएट करने के बाहर नहीं, डिफ्लेक्शन के और सीन क्रिएट करने के, वो सारा आपने देख लिया। बेसिकली आजकल के आपने जो जिस तरीके से जो अपना खड़गे साहब के बेटे आजकल कर्नाटक के होम मिनिस्टर, उन्होंने जो बातें कही थी, उसकी संघ की कानूनी स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, संगठनात्मक ढांचा क्या है, पंजीकरण की स्थिति क्या है, उस सारी को सार्वजनिक करने की मांग की थी। और शिंदे ने क्या कहा उस पर कि खड़गे को भेजे गए अपने ताजा पत्र में उन्होंने अदालत के समक्ष पहले लगाए गए सभी आरोपों को दोबारा से रिट्रेट किया। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है। इंद्रेश कुमार पर आरोप लगाए हैं, कर्नल प्रसाद पुरोहित और पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जिक्र किया है, जिन पर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया। इसके अलावा शिंदे ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, 2002 के गुजरात दंगों, 2019 के पुलवामा हमले और अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने को लेकर भाजपा और आरएसएस के नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सारी चीजें कुछ कह रही हैं, दोबारा रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, 2002 के गुजरात दंगों, 2019 के पुलवामा हमलों और अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने का, ये सारी घटनाएं अच्छा, आपस में
मैं इसकी कोई बात नहीं मानता, मैं कोई बात नहीं मानता। चलो आपने तो बता दिया, मैं कोई बात नहीं मानता सिंधे की। बस थोड़ा सा पीछे जाकर के मैं कुछ तथ्य एक लाइन से बता रहा हूँ हेमंत भाई, गौर से सुनिएगा। अगर छूट जाएगा, मुझसे कुछ छूटेगा तो बीच में आप उसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जुबान है, इंसान हूं, अविनाशी नहीं हूं, हो सकता है कुछ छूट जाए। भारत और पाकिस्तान दो देश बने, इन दोनों देशों द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहां से आया? मैंने एक दिन टकले, निरंजन टकले हैं, उनके साथ कार्यक्रम किया था, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। उनके साथ मैंने कार्यक्रम किया, करीब 50 मिनट का हो गया था कार्यक्रम, क्योंकि उनसे ज्यादा रिसर्च इस देश में सावरकर पर किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। यहां तक कि जो राहुल गांधी का पुणे वाला केस है, जो सात्विकी सावरकर वाला, उसमें सात्विकी का वकील भी निरंजन टकले से ही दस्तावेज और तथ्य लेकर के जाता है अदालत में। तो निरंजन टकले के साथ किया, उसमें उन्होंने बताया, बाकी हम नहीं जाएंगे कि कमरे से कैसी आवाजें आती थी और कौन, वो सब नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे। बस इतना बताएंगे कि निरंजन टकले के मुताबिक 1923 में, मतलब 40 में, जब डायरेक्ट एक्शन डे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऐलान किया, ये सब भूमिका बननी शुरू, उससे 17 साल पहले 1923 में पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी वीर सावरकर ने। वीर मैं कहा, सॉरी, क्षमा, हटाइए, विनायक दामोदर सावरकर ने, सब बोलते हैं ना, तो माफी वीर सावरकर कह सकते हैं, 1923 में। उसके बाद उस मुस्लिम लीग के साथ, जो मुस्लिम लीग उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अड़ी थी, खड़ी थी और लड़ रही थी, उसके साथ सरकार किसने बनाई? इन्होंने। यही जो 100 साल मना रहे हैं, इन्होंने, इन्हीं का आदमी, इन्हीं का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मंत्री बना कौन? वो मंत्री बना, ठीक है। अब वहां से आप चलते जाइए, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई विचार नहीं है भाई, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। उसके बाद जब भारत में हिंदू मुस्लिम टकराव, विभाजन, हेन तेन सब कुछ अपने चरम पर आ गया, अपने चरम पर आ गया, वहां पर विभाजन हो गया, विभाजन हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश किसने की? मैं, देखो, आज बहुत लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की पहली कोशिश माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की। करगिल हुआ, हम तो सीक्वेंस बताना, घटनाक्रम जो है उसको तो इतिहास नहीं बदल सकता ना भाई, नहीं बदल सकता, ठीक है। फिर आप चलते चले आओ, इस भारत में पहली बार भगवा आतंकवाद की एक थियरी आती है। यूपीए सरकार थी, लेकिन इस थियरी को जिस अफसर ने रखा था, उस अफसर का नाम आर के सिंह था, उस समय के, मतलब तत्कालीन होम सेक्रेटरी, गृह सचिव थे आर के सिंह। भगवा आतंकवाद जिसका इन्होंने अभी जिक्र किया कि उसमें प्रज्ञा साध्वी, प्रज्ञा साध्वी, प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, इन सबका जिक्र इन्होंने भी किया है, सिंधे ने भी, प्रचारक ने भी, सबका जिक्र हुआ। और मालेगांव से लेकर तमाम ब्लास्ट के आरोप लगे, भगवा आतंकवाद की बात आई। उस आर के सिंह को, भगवा आतंकवाद वाले आर के सिंह को देखिए, क्योंकि अभी हेमंत भाई ने एक बात कही थी कि इस पे आज तक इनकी जुबान बंद है। देखो, आप हमारी सच्चाई जान गए तो आप हमारे हो जाओ, बात खत्म। जान गए हमारी सच्चाई, आओ यार, अपने मिल बैठ के, मिलके खाओ पियो मौज करो। आर के सिंह को गृह सचिव से मंत्री किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। वो आर के सिंह जिसने भगवा आतंकवाद, भाई अगर मुझे जो कह देगा, मैं वैसे कर रहा हूं, मजाक में कह देगा कि आतंकी है, और मतलब एक बार बात यहां पहुंच गई, जीवन में बात नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे हम। उसके पास रोज घी लगी रोटी है, बिरयानी लेके आएगा, नहीं खाएंगे। आर के सिंह को कैसे, जिसने भगवा आतंकवाद की थियरी रखी, कैसे आपने लिया? दैट मीन्स यही था कि क्या यार, बेमतलब का काम करते, इधर आओ, चल गया। उसके बाद आप चलिए, मैं जंप मार जाता हूं थोड़ा थोड़ा। राम माधव के साथ श्रीलंका में बातचीत की बात कहां आई? मोदी के शासनकाल में आई। उसको खारिज करते रहे, जब कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं था, ऑफिशियल कोई बात नहीं हो रही थी। मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं यहां पे, मोदी जी नहीं कोई बात चाहते थे, ऑफिशियल चैनल नहीं था, तो राम माधव गिरफ्तार करो, जरा एनआईए के साथ बिठा पूछो कि तुम क्या कर रहे थे भाई।
हम कह रहे हैं आशीष चित्रांशिया, हेमंत अत्री, जरा एक बार बात कर ले, कोई वो तीसरा लेयर, चौथा लेयर, कोई लेयर की बातचीत जरा कर लो भाई, कर लो, कर लो बातचीत। तत्काल हमें वो कहीं से उठा लेंगे सब, और समोसक पैसा दिखा देंगे कि ये समोसक पैसा आतंकवाद का प्रायोजन था, इसमें आतंक प्रायोजित। राम माधव से कोई बातचीत नहीं, तो राम माधव का क्या संबंध है, और राम माधव का संघ से क्या संबंध है? संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण आदमी, थिंक टैंक है, थिंक टैंक। वो पाकिस्तान के साथ कैसी वार्ता चल रही थी, आप वो बता दो। मतलब, और फिर नरेंद्र मोदी बिना इनविटेशन, भारत में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति बिना इनविटेशन पाकिस्तान चले गए थे, बिना इनविटेशन के। कई बार हम उन पे एकदम यकीन नहीं करता हूं कि जो लोग कहते हैं कि जब जब मोदी फंसते हैं पाकिस्तान से संजीवनी आती है। संजीवनी मतलब क्या? वो कोई ऐसे पहाड़ का पर्वत नहीं लेके नहीं आता। और ये आरोप है, इन आरोपों पे मैं नहीं यकीन करता, मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मोदी जब फंस जाते हैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह देश में, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा नैरेटिव हो जाता है जिससे भारत का सनातन और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जाग उठता है, और वो मोदी जी का कंफर्टेबल जोन है बीजेपी का। फिर उसी में अपना खेलने खाने लगते हैं वो लोग। पाकिस्तान ऐसा, हम पाकिस्तान से लड़ना है कि कांग्रेस से लड़ना है, पाकिस्तान से चलो लड़ो पहले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। शिंदे तो सिर्फ एक ऐसा करेक्टर है जो वहां प्रचारक रहा है। अब मैंने इस सीक्वेंस को बता दिया है। हेमंत भाई, शिंदे को छोड़ दीजिए, कहीं ये शिंदे की चिट्ठी शाह को प्रधानमंत्री तो नहीं बना देगी? नहीं आशीष भाई, प्रधानमंत्री तो उसको जैन जी ने बना दिया है ऑलरेडी। आपको और हाँ, मुझे नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। जैन जी ने बना दिया। जो प्रधानमंत्री थे उनको भी, जो आप क्या बोलते हो, नॉन बायोलॉजिकल, उस पर हाँ, ठप्पा लगा दिया कि वास्तव में वो नॉन बायोलॉजिकल है। और गृह मंत्री जी को तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर बना दिया। हम्म, जो व्यक्ति जिसके नाम से देश थर थर कांपता हो और वो उस सिचुएशन को एंजॉय करता हो, वो व्यक्ति 20 जुलाई से लेकर के आज 11 अगस्त है, वो संसद में नहीं आ पाया केवल 2 वाक्यों का जवाब देने के लिए। 2 वाक्य, या कॉमा लगा दोगे तो एक ही वाक्य, कि पैलेट गन फायरिंग के आदेश किसने दिए थे। एक ही वाक्य, कॉमा, आपने हाँ या ना, 2 मना लीजिए, आपकी मर्जी। ये 2 शब्द नहीं बोल पाया। 56 इंची दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता, ऑरेटर, ये 2 वाक्य नहीं बोल पाया। 2 शब्द में कह सकते हाँ या ना, वो भी नहीं। तो जो ये मीम्स बना करके और जो ये जनरेशन जी कर रही है ना, इन्होंने इनको दोनों को जो कुछ बनाना था वो ऑलरेडी बना चुके हैं। मुझे और आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा, इनको समझ में आ चुका है। आप सोच सकते हैं कि 20 तारीख से आज तक गायब कौन है संसद से? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। और नारे किसके लग रहे थे आज? राहुल गांधी संसद में आओ। राहुल गांधी तो कल भी संसद में था, हर रोज सुबह संसद में, किसी दिन का वीडियो निकाल के देख लो, रोज संसद में था। कौन नहीं है संसद में? संसद में तो वो 2 नहीं है। ना तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री, ना उसने पैलेट फायरिंग कराई, ना उसने इलेक्ट्रिक वेटन चलवाया, ना उसने पेपर लीक कराए। कहां था वो? और उसको कह रहे हैं संसद में आओ। और जो इन सारे फ्रंट्स पे कंप्लीटली एक्सपोज्ड और नकारा साबित हो गए, वो क्या कर रहे हैं? मंगल मिलन में वंदे मातरम, वंदे मातरम जैसे युद्ध का उद्घोष होता है ना, और वो पिक्चर फिर बाहर आती है। तो आपने क्या कहा कि वो सिलेबस जारी वहां से होता है। मतलब सारा जहां भी जिस देश में आंदोलन छात्रों का और जेन जी सारा अपना काम कर रही है, ये भाई एक ही काम है, वंदे मातरम पकड़ लिया। एक बार जय श्री राम करके देखो जरा, करो। हनुमान जी का स्वरूप डांस कर रहा था आपके मित्र नितिन नवीन के सामने लखनऊ में। अपने घर का विधानसभा क्षेत्र नहीं, जिस वोट बूथ पर श्रीमान नितिन नवीन के परिवार का वोट है, भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। और हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के भगत थे, और आप प्रभु श्री राम का जो चढ़ावा डकारे बैठे हो। इसके बाद भी कुछ बचेगा क्या? पूरी की पूरी परिस्थितियों ने इनका धर्म, इनका हिंदुत्व प्रेम, इनका जो कुछ भी, इनका सनातन का ठेका, वो सारी की सारी चीजें तार तार कर दी। अब हिसाब देने का समय आएगा। उसमें हो सकता है थोड़ा सा देश को असुविधा हो, क्योंकि इनका तो जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप सोचिए तो सही कि जिस बात पे सुओ मोटो स्टेटमेंट आना चाहिए था, उस पे हाउस एडजर्न पड़ा है।
21 दिन से। और नारे राहुल गांधी के लग रहे आमने सामने में। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता के खिलाफ नारे लगाता था, कभी सुना आपने? तो नया भारत रच रहे हैं, उस नए भारत में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी फॉल्ट लाइन्स को, सब कुछ खुद ही एक्सपोज कर देंगे। पोमेरियन मीडिया की भी वही गत होगी जो आपके बैडमिंटन वाले की हो रही है ना, वही गत सारों को प्राप्त होगी, ये मान करके चलिए। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है सिंधे की चिट्ठी और एफिडेविट। आप लोग इस पर सोचिएगा, और सोचिएगा तो 2 घटनाक्रम और बता देता हूं सोचने के लिए आपको। ये एक भी मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो इस देश में रिकॉर्ड पर है वही सब है। सत्यपाल मलिक साहब दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया था कि एयरलिफ्ट के लिए कहा गया था, एयरलिफ्ट नहीं करवाया था, पुलवामा हुआ था। पहलगाम के पहले मोदी जी का दौरा होने वाला था, दौरा कैंसिल हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? पहलगाम हुआ था। तो हम सिर्फ फैक्ट बताते हैं, बाकी काम आपका है। अब और भी फिर बता दे कुछ और, एक 30 सेकंड और, मन नहीं है कि मानता नहीं। वंदे मातरम कई बार चर्चा कर दिया हेमंत भाई ने कि वंदे मातरम जैसे उद्घोष हो रहा हो। मुझे अब हकीकत बताऊं, वंदे मातरम की बहुत चिंता है। ये जिस पर हाथ रख दें वहीं आप समझ लो बंटा रहा। जब तक ये संविधान नहीं मानते थे तब तक इस देश में संविधान का राज कायम था, संविधान सर्वोपरि था। जैसे ही संविधान के संविधान हम मान रहे हैं, संविधान कहाँ है आपको पता है? जब तक ये तिरंगा नहीं फहराए थे, तिरंगा पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा था, ठीक है? आज विदेशों में तिरंगा फाड़ते हुए विजुअल्स आ रहे हैं, कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे। आप अमेरिका के विजुअल्स हम कभी दिखाते नहीं, तिरंगा हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो पब्लिक डोमेन में भी विजुअल जाए। आप सर्च कर लीजिए, जब विजुअल आए थे तब भी हम छिपा गए थे, नहीं दिखाए थे। याद होगा हेमंत भाई आपको, अमेरिका से विजुअल आए थे। मतलब भारत पर उनका वो अमेरिकन का जो क्रोध, जो क्षोभ है, जो एक हेट्रेड पैदा हुई है ना दुनिया में, वसुधैव कुटुंबकम वाले नेता के रहते हुए, वो था। तिरंगा जब फहराना शुरू किए तो तिरंगा, संविधान माने तो संविधान खत्म कर। राम राम जो राम रग रग में बसते थे, राम को उंगली पकड़े तो आप देख लीजिए, राम को उंगली पकड़े तो आज राम के जगह खुद जगह जय जगन्नाथ पे चले गए। राम जो पेटी थी, पेटी चुरा लिए, सब चोरी हो गई। बताओ, राम। आप वंदे मातरम, आप इसलिए मैं कहा, ये पता है, ये बहुत ही मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि प्रभाव, कि वो छाया पड़ जाए तो वृक्ष सूख जाए, उस टाइप की छाया है। देश तो सूख ही रहा है। कहीं इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं अगला कार्यक्रम लेकर के। दिल्ली में और एक खतरा आया है, बस में बैठ के। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।